हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने एक्सियल फ्लो कंप्रेसर का कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वेलोसिटी डायग्राम और वर्क डन देखा था। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख चुका है लास्ट क्लास में, वेलोसिटी डायग्राम देन वर्क डन। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करते हैं एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में ये टर्म नहीं आई थी, दैट इज़ डिग्री ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे ये टर्म आ रही है डिग्री ऑफ रिएक्शन। इट इज़ सिमिलर टू द रिएक्शन फ्लो टर्बाइन जो हमने यूनिट 2 में पढ़ा था। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ प्रेशर राइज इन कंप्रेसर स्टेज। ठीक है, मतलब डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि कंप्रेसर में क्या हो रहा है, एक्चुअली प्रेशर का राइज हो रहा है। तो ये देख रहे हैं अपन कि इट इज़ द रेशियो ऑफ प्रेशर राइज इन रोटर अपॉन प्रेशर राइज इन स्टेज। अब स्टेज किससे होता है, हमने लास्ट क्लास में देखा है, एक स्टेटर और एक रोटर को मिला के एक स्टेज होता है। ठीक है, तो प्रेशर राइज इन स्टेज मतलब टोटल प्रेशर राइज कितना हो रहा है, और न्यूमरेटर में रहेगा कि रोटर में, उसमें से रोटर में कितना हो रहा है। तो रोटर में कितना हो रहा है, जितना उसका रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रही है, CR1² माइनस CR2² बाय 2। ठीक, दिस इज द प्रेशर राइज इन रोटर। एंड जितना वर्क डन हो रहा है टोटल, CBL CW2 माइनस CW1 यूलर वर्क डन हो रहा है, उतना प्रेशर राइज हो रहा है स्टेज में, क्योंकि जितना वर्क डन होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रेशर राइज होगा। तो ये हो गया हमारा डिग्री ऑफ रिएक्शन, दैट इज प्रेशर राइज इन रोटर ब्लेड अपॉन प्रेशर राइज इन स्टेज। ठीक है, अब जनरली जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम देखेंगे कि जो डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% होता है या 1/2 लेंगे। उसका कारण ये है कि हम ये कंसिडर करते हैं कि जितना प्रेशर राइज रोटर ब्लेड में हो रहा है उतना ही प्रेशर राइज स्टेटर ब्लेड में हो रहा है। ठीक है, तो दोनों में प्रेशर राइज 50-50 हो रहा है। तो जो डिग्री ऑफ रिएक्शन है क्या हो जाता है, वो 1/2 होता है, जैसा कि हमने यूनिट 2 में पार्सन्स रिएक्शन टरबाइन पढ़ा था। सिमिलरली यहाँ पे हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को भी मोस्ट ऑफ द टाइम ये कंसिडर करेंगे कि डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% होता है। ओके, नेक्स्ट टर्म इज फ्लो कोफिशिएंट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फ्लो वेलोसिटी टू ब्लेड वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी क्या है, CF, and in case of axial flow compressor CF1 is equal to CF2, and blade velocity is CBL. Again, blade velocity at inlet and outlet are same, that is CBL1 is equal to CBL2 is equal to CBL. तो जो फ्लो कोफिशिएंट होगा क्या होगा, CF/CBL, और हम इसको हम एंगल के फॉर्म में देखेंगे तो 1/tan β 2 प्लस tan β 1 होगा। जब हम इसमें रखेंगे वेलोसिटी ट्रायंगल से वैल्यू रखेंगे CBL और CF की, तो CBL कैन बी रिटन एज CF in bracket tan β 2 plus tan β 1, तो CF will be cancelled out and we get phi f flow coefficient to be 1/tan β 2 plus tan β 1। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं हेड और वर्क कोफिशिएंट। ठीक, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल वर्क डन टू द काइनेटिक एनर्जी करस्पॉन्डेंस टू द मीन पेरिफेरल वेलोसिटी। ठीक है, अगेन इट इज द रेशियो एक्चुअल वर्क डन CP del T T2 minus T1, CP into T2 minus T1, that is del T, and kinetic energy corresponding to mean blade velocity, that is CBL square by 2. Okay, so it can be written as 2CW1 by CBL, and when we write it in terms of angle, blade angle, we can write it 2 into tan alpha 2 minus tan alpha 1 upon tan beta 2 minus tan alpha 2। ये सब अपन जब अपन वेलोसिटी ट्रायंगल रख के इसकी वैल्यूज रखेंगे तब अपन इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं CBL इंटू CW2 माइनस CW1, एक CBL2 एक CBL2 कैंसिल हो जाएगा, और 2 जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में चले जाएगा, तो इट विल बी रिड्यूसेस टू दिस एंड वी गेट फाइनल हेड और वर्क कोफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ ब्लेड एंगल। नेक्स्ट इज डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज अगेन यूलर वर्क डन अपॉन स्क्वायर ऑफ ब्लेड वेलोसिटी। ओके, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज CW2 माइनस CW1 बाई CBL। अब देखिए ये दोनों में क्या रिलेशन हो सकता है, हेड कोफिशिएंट और डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। 2 का अंतर है इसमें, तो हेड कोफिशिएंट इज ट्वाइस ऑफ डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट। अगर हम डिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये गेट हेड कोफिशिएंट। इस रिलेशन को याद रखना है, क्योंकि अगर एग्जाम में दोनों चीज़ पूछता है तो कोई एक चीज़ निकाल लीजिए, दूसरा अपने आप इस रिलेशन से निकल जाएगा। Next is pressure coefficient. It is defined as the ratio of isentropic work done to the kinetic energy corresponding to the peripheral velocity. ये क्या था, एक्चुअल वर्क डन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर कोफिशिएंट, आइसेंट्रोपिक वर्क डन। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर सेम, बाकी चीज़ें सेम है। डिफरेंस क्या है, हेड कोफिशिएंट में और प्रेशर कोफिशिएंट में। हेड कोफिशिएंट में हम एक्चुअल वर्क डन बोलते थे, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर राइज था वो एक्चुअल होता था, यहाँ पे आइसेंट्रोपिक वर्क डन बोलते तो जो टेम्परेचर राइज
आइसेंट्रोपिक होता है, दैट इज T2 डैश माइनस T1 आएगा, यहाँ पे T2 माइनस T1 आएगा, ठीक है। तो इसको हम ये नहीं लिख सकते क्योंकि दिस इज एक्चुअल वर्क डन, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरीके से। और अगर हम रिलेशन देखें तो इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इनटू हेड कोफिशिएंट। तो प्रेशर कोफिशिएंट में और आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी में और हेड कोफिशिएंट के तीनों के बीच का भी रिलेशन आ गया, दैट प्रेशर कोफिशिएंट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी एंड हेड कोफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट इज सर्जिंग, चोकिंग एंड स्टॉलिंग, ठीक है। सर्जिंग क्या होता है, इट इज अगेन अनस्टेबल लिमिट ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसके कारण कंप्रेसर अनस्टडी नॉन पीरियोडिक बिहेवियर में वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ये कब होता है, व्हेन फ्लो रेट इज ड्रास्टिकली रिड्यूस। जब फ्लो रेट रिड्यूस होता है तो इसमें बहुत सारे मैकेनिकल फेलियर आने लग जाते हैं और उस कंडीशन को, उसमें क्या होता है, इरेगुलर वर्किंग कंडीशन हो जाती है, इट कैन डैमेज द कंप्रेशर बियरिंग, और जो रोटर के ब्लेड्स है उसमें स्केल्स फॉर्मेशन हो जाते हैं। सीवियर सर्च के कारण रोटर का शाफ्ट जो है वो बेंड भी हो सकता है, देखें हम कितना ज़्यादा डायमीटर का शाफ्ट होता है वो भी बेंड हो जाता है, ठीक। चोकिंग क्या होता है, जब प्रेशर रेशियो यूनिटी हो गया, ठीक। अगर प्रेशर रेशियो अगर यूनिटी हो गया, 1 हो गया, मतलब किसी प्रकार का कोई कंप्रेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। थ्योरेटिकली मास फ्लो रेट विल बिकम मैक्सिमम एट दैट टाइम, सबसे ज़्यादा मास फ्लो रेट होने लगेगा। और जब मास फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो रिलेटिव वेलोसिटी है उसका मैक नंबर एकदम सडन बढ़ के सोनिक हो जाएगा, ठीक। मैक्सिमम फ्लो रेट जब होता है कंप्रेसर में तो हम उसको बोलते हैं चोकिंग फ्लो, ठीक है। और वो प्रेशर रेशियो पे कांस्टेंट मास फ्लो रेट होता है, चोकिंग मीन्स फिक्स मास फ्लो रेट, और प्रेशर रेशियो में कोई भी उसको डिपेंडेंस नहीं है। तो सर्जिंग और चोकिंग ये हो गया। इसको अपन थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, तो आप लोगों को एक फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, इसमें थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये एक फिगर बनाए, ग्राफ बनाए, किसके किसके बीच में बनाएगा, प्रेशर रेशियो और मास फ्लो रेट के बीच में, ठीक है। तो अपन पॉइंट वाइज देखते हैं इसमें कि जब हम एंड पॉइंट की बात कर रहे हैं तो कंप्रेसर क्या है, चोक्ड है, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो रेट हो रहा है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम फ्लो रेट हो रहा है। ये जो ग्राफ है ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन ग्राफ है, ओके। अब ये जो m से n तक है, सेकंड पॉइंट है m से n तक, वो वहाँ पे क्या हो रहा है कि जो फ्लो है वो स्टेबल है, ठीक है। जैसे जैसे मास फ्लो रेट कम होते जाएगा प्रेशर रेशियो बढ़ता जाएगा। देखिए मास फ्लो रेट कम हो रहा है, लेफ्ट साइड में जब हम इधर जा रहे हैं तो मास फ्लो रेट कम हो रहा है और प्रेशर रेशियो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। अगेन L से M तक इट इज़ अगेन अनस्टेबल, जहाँ पे मास फ्लो रेट कम होगा तो प्रेशर रेशियो भी कम होगा, ओके। अब यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल डिस्टर्बेंस होता है, ठीक, एंड मास फ्लो विल कॉज अ फॉल इन प्रेशर रेशियो एंड द फ्लो में रिवर्स एट सम पॉइंट। इस पोर्शन में क्या होता है, एम से एल तक, कि हो सकता है मास फ्लो रेट कम हो रहा है तो प्रेशर रेशियो भी कम हो रहा है, तो क्या हो सकता है, रिवर्स फ्लो हो सकता है, जो फ्लो का डायरेक्शन है वो रिवर्स फ्लो हो सकता है, ठीक है। दैट कैन टेम्परेरी डिस्टर्बेंस आ जाती है हमारी मशीन में, और जो फ्लो है वो ऑक्सीलेट करने लगता है, तो हमारी मशीन बहुत ज़्यादा नॉइजी हो जाती है और कुछ डैमेज भी आ सकता है, स्ट्रक्चरल डैमेज भी आ सकता है कंप्रेसर में, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड सर्ज, इसको हम बोलते हैं सर्ज, एंड द पॉइंट m ऑन द कर्व मार्क द लिमिट ऑफ यूजफुल ऑपरेशन ऑफ द कंप्रेसर। m तक हम उसको कंप्रेसर को यूजफुल ऑपरेशन मान सकते हैं। m से अगर लेफ्ट आए तो वो दैट इज़ नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ यूजफुल ऑपरेशन, और इस पॉइंट m में हमको मैक्सिमम इफिशिएंसी मिलती है कंप्रेसर की, ठीक है। एन में चोकिंग है, इसके बाद तो पॉसिबल ही नहीं है, मास फ्लो रेट मैक्सिमम हो गया, ठीक है। यहाँ से एन से हमको क्या मिलता है, अगर हम और मास फ्लो रेट नहीं बढ़ सकता, ये सीधा वर्टिकल लाइन में ड्रॉप हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज अबाउट चोकिंग एंड सर्जिंग, थ्योरेटिकल पोर्शन ओनली। नेक्स्ट इज स्टॉलिंग। स्टॉलिंग क्या होता है, ये एक्सियल फ्लो कंप्रेसर में ही होता है बस, और ये it is defined as aerodynamic stall or breakaway of the flow from suction side of the blade aerofoil। ये क्यों होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ लेजर फ्लो रेट। जब फ्लो रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ये होता है, और ये सर्जिंग के पहले का फिनोमिना है। पहले स्टॉलिंग होती है, स्टॉलिंग के बाद फिर सर्जिंग होती है। मल्टी स्टेज कंप्रेसर में क्या होता है, अगर सर्जिंग नहीं भी है तो भी स्टॉलिंग किसी एक स्टेज में हो सकती है, और बाकी स्टेज हो सकता है कि वहाँ पे स्टॉलिंग ना हो। कुछ एक स्टेज में स्टॉलिंग हो सकती है, कुछ एक स्टेज में स्टॉलिंग ना हो। मतलब बोलने का मतलब ये है कि जो स्टॉलिंग है वो लोकल फिनोमिना है। मतलब अगर मल्टी स्टेज सपोज 10 स्टेज कंप्रेसर है तो किसी 3 स्टेज में स्टॉलिंग हो रही है, लेकिन सर्जिंग बाकी 7 स्टेज में स्टॉलिंग नहीं हो रही है,
ठीक है, लेकिन अगर सर्जिंग होगी तो पूरे के पूरे यूनिट में होगी। तो स्टॉलिंग इज अ लोकल फिनोमिना एंड सर्जिंग इज अ कंप्लीट सिस्टम फिनोमिना। ठीक है, तो दिस इज स्टॉलिंग। तो ये तीनों जो थ्योरी है, सर्जिंग, चोकिंग, स्टॉलिंग, ये एग्जाम में थ्योरेटिकली आ सकते हैं 3 या 4 नंबर का, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, कंपेरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। ठीक है, तो बहुत आसान है ये, इसको देखते हैं अपन कि सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हमने देखा था फ्लो रेडियल डायरेक्शन में होता है, एक्सियल फ्लो कंप्रेशन में नाम से समझ में आ रहा है एक्सियल डायरेक्शन में होगा। सिंगल स्टेज में सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में हमको प्रेशर रेशियो 4.5:1 तक मिल सकता है, लेकिन एक्सियल फ्लो में सिंगल स्टेज में हमको 1.2:1 मिलता है। लेकिन क्या होता है इसमें, मल्टी स्टेज यूज़ करना एक्सियल फ्लो कंप्रेसर को आसान होता है, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में मल्टी स्टेजिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जहाँ पे भी हमको 4.5:1 से ज़्यादा प्रेशर रेशियो की ज़रूरत होती है तो जनरली हम एक्सियल फ्लो कंप्रेसर ही यूज़ कर लेते हैं। आइसेंट्रोपिक एफिशिएंसी इसकी 82% होती है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की, और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर की अराउंड 88% तक भी होती है, और इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी के मामले में एक्सियल फ्लो कंप्रेसर इज बेटर देन सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। फ्रंटल एरिया ज़्यादा होता है, यहाँ पे फ्रंटल एरिया कम होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन इज मोर, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर इज इजी टू ऑपरेट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन इज मोर, मतलब ये अलग अलग प्रेशर रेशियो में भी थोड़ा काम कर सकता है, यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन इज लेस। पार्ट लोड परफॉर्मेंस इज बेटर, मतलब अगर कहीं लोड फ्लक्चुएशन भी हो रहा है तो ये अच्छे से वर्क करेगा, बट हियर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। ओके, लो स्टार्टिंग टॉर्क के लिए रिक्वायर्ड। ठीक है, यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा लगता है। मल्टी स्टेजिंग इज स्लाइटली डिफिकल्ट, जैसे कि हमने देखा कि यहाँ पे मल्टी स्टेजिंग करने में, कंप्रेसर को सीरीज में कनेक्ट करने में या उसको मल्टी स्टेज बनाने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन इसमें एक्सियल फ्लो कंप्रेसर जनरली मल्टी स्टेज यूज़ होता है। सिंगल स्टेज कंप्रेसर का एक्चुअल में कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो मल्टी स्टेज ही यूज़ होता है। अब एप्लीकेशन क्या है, जो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर है वो आईसी इंजन में सुपर चार्जिंग के लिए यूज़ होता है, या लो प्रेशर रेफ्रिजरेशन में यूज़ होता है, या एयर कंडीशनिंग प्लांट में यूज़ होता है। और जो एक्सियल फ्लो कंप्रेसर है वो कहाँ पे यूज़ होता है, वो जनरली जेट इंजन में यूज़ होता है। इसके हैवी यूज़ होते हैं क्योंकि मल्टी स्टेजिंग करके इसमें हम प्रेशर रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस और कंपेरिजन बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल और एक्सियल फ्लो कंप्रेसर। तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स थे इसको याद रखना, अगर थ्योरी में आएंगे तो आ सकते हैं। आज की क्लास में जितना भी मैंने बताया है वो अगर एग्जाम में आता है तो वो थ्योरेटिकल ही एग्जाम में आएगा, सिर्फ डिग्री ऑफ रिएक्शन जो हमने पढ़ा उसका न्यूमेरिकल में काम हो सकता है। ठीक है, बाकी अब नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारी लास्ट क्लास रहेगी 5th यूनिट की, उसमें हम देखेंगे एक्सियल फ्लो कंप्रेसर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और फिर इस यूनिट को अपन एंड करेंगे। थैंक यू।